नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीत कुमार क्लासेस में। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं CTET की क्लासेस, जो कि लेंगे हमारे गुरुजी माननीय टीकम सर जी। तो सर स्वागत है आपका। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मनीत कुमार क्लासेस में। और आज हम CTET की पेडागोजी पे 2 लेक्चर में पूरी पेडागोजी को कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि शिक्षण से रिलेटेड 90 मार्क्स जो आते हैं CTET में, उस पर पूरा कवरेज देखेंगे। बाल विकास के 30 क्वेश्चन और ये चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि इसमें क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड, पेडागोजी, इसी से निकलेगा हमारा पेडागोजी। पेडागोजी क्या है? एक शिक्षण है, लेकिन यहाँ पे शिक्षण नहीं करना है। शिक्षण नहीं करना है, बच्चे को पढ़ाना नहीं है। अब बच्चे को पढ़ाना नहीं है, बल्कि उसको सीखने के अवसर प्रदान करना होता है। इसी से हमारा एक निकल के आता है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी से निकल के आता है एक हमारे पास फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन में क्या होता है? फैसिलिटेशन मतलब क्रियान्वयन। क्रियान्वयन मतलब कक्षा में क्या करना है, कक्षा में क्या करना है। अब ये हम इसे 3 रूपों में देखेंगे। नंबर 1 भाषा संप्रेषण। नंबर 1 भाषा संप्रेषण, इसमें लैंग्वेज फर्स्ट से 15 क्वेश्चन और लैंग्वेज सेकंड से 15 क्वेश्चन आते हैं। सेकंड देखेंगे हम गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं। थर्ड देखेंगे हम ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया। ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया, इसकी क्या है? तार्किकता। तार्किकता मतलब लॉजिकल, 15 क्वेश्चन। और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया मतलब नॉलेज कंस्ट्रक्शन, नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। अगर फर्स्ट पेपर की बात करेंगे हम यहाँ पे CTET के, तो EVS के रूप में देखने को मिलेंगे 15 क्वेश्चन। और सेकंड पेपर की बात करेंगे तो SST के रूप में आपको देखने को मिलेंगे 15 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके ये 30, ये 15, ये 45 और 60 और 30 बाल विकास के मैं आपको बता चुका। तो 90 मार्क्स यहाँ पे हम CTET की पेडागोजी में कवर करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि अब बच्चों को रटाना नहीं है, रटाना नहीं है, बल्कि बच्चे को समझाना होता है। बच्चे को समझाना होता है। अब इसके रूप में हम शिक्षक के हिरारिकल रूप में, मतलब शिक्षक के पदानुक्रम में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे शिक्षक के कार्य का पदानुक्रम। शिक्षक के कार्य का
पदानुक्रम। पदानुक्रम मतलब हिरार्की। हिरार्की अगर इस तरीके से बात करें तो इसमें हम सबसे ऊपर यहाँ पे हम देखेंगे शीर्ष पे रखेंगे बाल मनोविज्ञान प्लस और विकास बोध, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी प्लस डेवलपमेंट। एनसीएफ के अनुसार, इसके एनसीएफ के अनुसार 7 पॉइंट में इसको डिस्क्राइब किया गया है, वो आगे हम आपको बताएंगे। सेकंड पॉइंट पर रखेंगे इसमें हम बाल शिक्षा शास्त्र। बाल शिक्षा शास्त्र यानी कि बाल शिक्षा शास्त्र बराबर युक्तियाँ एंड कौशल। युक्तियाँ एंड कौशल्स यानी कि स्किल्स। और थर्ड पॉइंट पे इसे रखेंगे हम संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। पाठ संप्रेषण में क्या होता है? पाठबोध, अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन आपने स्किनर में देखा होगा कि हम छोटे छोटे पदों में बांट के हम किसी चीज़ को सीखते हैं या सिखाते हैं। और अनुदेशन और दो भाषाओं का ज्ञान। एनसीएफ ने जो हमारा शिक्षण है, एनसीएफ ने बात करी गई है कि शिक्षक को 2 लैंग्वेज आनी चाहिए कम से कम। और आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अब तो कर दिया है एनसीएफ ने, नई शिक्षा नीति में जो है वो 3 लैंग्वेज की बात की गई है, 2 लैंग्वेज की बात की गई, यानी कि बाइलिंगुअल होना चाहिए। एक शिक्षक को अपनी जो भाषा है, कम्युनिकेशन है एक दूसरे को, बच्चे को समझाने के लिए, तो वो बाइलिंगुअल होना चाहिए, यानी कि 2 भाषाएं शिक्षक को आनी चाहिए, संप्रेषण आना चाहिए। और सबसे लास्ट जो आता है हमारे पास 4th, वो होता है विषय का ज्ञान। वो होता है हमारे पास विषय का ज्ञान यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज। यहाँ पे क्या होगा, अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि हम क्या करते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में, तभी तो सीटीएट की एक रिपोर्ट भी आई है एनसीटी की 2018 में, उसने बताया कि सीटीएटी में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का पासिंग एरिया है वो 93% शिक्षक इसमें पास नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक क्या है, हम इसको लेवल को मान के, जो हम सबसे नीचे है कि विषय के ज्ञान, इसको हम सर्वोपरि रख रहे थे। कहीं भी अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा सीटीएट के क्वेश्चन में, तो बच्चे के देखते हैं कि जो है ये वाला नहीं आया, तो शिक्षक में यहाँ पे जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो सबसे नीचे रखा गया है। उसके बाद हमारा संप्रेषण को रखा गया है कि किस तरीके से हम कम्युनिकेशन करें। उसके बाद बाल शिक्षा शास्त्र यानी कि युक्तियाँ, स्किल्स, आप बच्चे को कैसे अवसर उपलब्ध कराएंगे सीखने के, आपको माहौल उपलब्ध कराना है। उसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजी प्लस उसका डेवलपमेंट एनसीएफ ने 7 पॉइंट पे बताया है। जो डोमेन्स हैं उसके वो क्षेत्र हैं, वो मैं आगे अभी आपको समझाऊंगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या समझ में आया। देखो, पेडागोजी शिक्षण को अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा इसमें मेरे साथ अभी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी आगे पूरा लेक्चर जब देखेंगे आप तो सब चीज़ आपके लिए क्लियर होती चली जाएंगी धीरे धीरे। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको बताते हैं कि ठीक है। तो एनसीएफ का जो हमारे पास मूल उद्देश्य है वो क्या है? फंडामेंटल ऑब्जेक्ट मतलब मूल उद्देश्य मतलब फंडामेंटल
फंडामेंटल ऑब्जेक्ट क्या है इसका? NCF 2005। इसी से पूरी हमारी शिक्षण अधिगम पेडागोजी निकलता है। तो इसका क्या है कि शिक्षा बालक जो कि जैविक को एक समाज उपयोगी सोशली यूजफुल आदर्श आइडियल और उत्पादन प्रोडक्टिव सामाजिक सदस्य बनने में सहायता करता है। सबसे पहले एनसीएफ ने क्या बात करी कि जो हमारी जो शिक्षा नीति होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? समाज उपयोगी होनी चाहिए, सोशली यूजफुल होनी चाहिए और हमारे लिए आदर्श आइडियल होनी चाहिए और उत्पादन मतलब प्रोडक्टिव होना चाहिए। जबकि हमारी आज की जो है कि अगर हम बात करें कि आपको आता क्या है, सब कुछ आता, कर क्या सकते हो? कुछ नहीं। तो ये ऐसी एक नीति को लाना है हमें कि जो हमारी जो शिक्षा है वो समाज उपयोगी हो। भाई पढ़ लिख के हम करेंगे क्या? एक ने बीए कर लिया, एमए कर लिया, डिग्री कर ली, अब क्या करें? जब ये क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा तो हमारी जो शिक्षा है वो समाज उपयोगी नहीं है। एक बच्चे को हमने ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा सिखा दिया, उसके दैनिक जीवन में कहाँ यूज हुआ? नहीं हुआ ना। तो हम उसे सोशली यूजफुल समाज उपयोगी कैसे माने उस शिक्षा को? तो हमने क्या करा कि फिर वो हमारे लिए आदर्श भी स्थापित नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे लिए फिर वो प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादन, जो समाज की जो प्रक्रिया है, युवाओं का देश माना जाता है भारत को, लेकिन कहाँ? भाई 25 से 30 साल के जो युवा वर्ग किसे माना जाता है? युवा वर्ग माना जाता है कि 20 से 40 साल के। अब 20 से 40 साल में तो हम पढ़ लिख के नौकरी ढूंढते रहते हैं इस बीच में। तो प्रोडक्टिविटी कहाँ निकली? शिक्षा में नहीं आई ना प्रोडक्टिविटी, तो उत्पादन नहीं हुआ। तो हमें वही शिक्षा को वो बता रहे हैं कि हमारे पास एनसीएफ में 2005 में कि उसके डोमेन्स कुछ अभिक्षेत्र बनाए गए। अगर हम बात करें यहाँ पे तो एनसीएफ 2005 के अभिक्षेत्र या पक्ष है ना, इसे कहते हैं हम डोमेन। सबसे पहला डोमेन है इसका ज्ञानात्मक पक्ष। सबसे पहला हमारे पास ज्ञानात्मक पक्ष यानी कि नॉलेज डोमेन। दूसरा है हमारे पास बोधात्मक पक्ष। यानी कि अंडरस्टैंडिंग डोमेन। थर्ड है हमारे पास कौशलात्मक पक्ष। यानी कि स्किल्स डोमेन। फोर्थ है हमारे पास भावात्मक पक्ष। अफेक्टिव डोमेन। अब इन्हीं चारों एनसीएफ के जो अभिक्षेत्र है, जो पक्ष है कि समाज उपयोगी हो शिक्षा हमारे पास और प्रोडक्टिव हो और आइडियल हो, इसी को लेके चार पक्षों की बात करी गई कि ज्ञानात्मक पक्ष। अभी तक हम केवल नॉलेज पे काम कर रहे हैं। अभी तक हम बच्चे की केवल शिक्षा में नॉलेज पे काम कर रहे हैं। बोधात्मक और कौशलात्मक और भावात्मक पक्ष पे हमने काम नहीं किया है। इसी का तो आप इसका स्क्रीनशॉट फिर ले लीजिए एक बार। अब इसको एक एक करके अलग से डिफाइन करते हैं।
अब देखेंगे हम सबसे पहला क्या था हमारे पास, ज्ञानात्मक पक्ष। यानी कि नॉलेज डोमेन। नॉलेज डोमेन में क्या होता है, जैसे हमारे पास हमें नॉलेज कौन सी चीज़ देती है, वस्तु, घटना और जीव, यानी कि ऑब्जेक्ट, इवेंट और ऑर्गेनिज्म। तीन चीज़ें हमें ये मतलब किसी भी चीज़ के लिए ज्ञान, हमें एक वस्तु ऑब्जेक्ट कोई ज्ञान देती है, कोई घटना से हमें कोई चीज़ सीखने को मिलती है, और जीव हमारे पास ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनसे हमें क्या मिलता है, सूचनाएं मिलती हैं और तथ्य, यानी कि तथ्य मिलते हैं हमारे पास, और आंकड़े मिलते हैं और परिभाषा। समझ रहे हो आप? सूचनाएं मतलब इंफॉर्मेशन, तथ्य मतलब फैक्ट, आंकड़े डेटा, परिभाषा डेफिनेशन। ये ज्ञानात्मक पक्ष होगा हमारे पास, वो किसी वस्तु से, घटना से, जीव से। ये जीव हमें क्या देंगे, ये तीनों चीज़ें हमें, कोई भी वस्तु हुई है, घटना हुई है, किसी भी चीज़ का ऑर्गेनिज्म हुआ, तो ये हमें सूचनाएं देगा, तथ्य देगा, फैक्ट देगा, आंकड़े देगा, और किसी चीज़ पे हम परिभाषाएं बनाने के लिए, जो डेफिनेशन देने के लिए हम एग्री हो सकते हैं। अब इसी का दूसरा पक्ष देखेंगे। ये आपको जो मैं शब्द बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, इसमें जब आप CTET के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप मेरी बातों को, एग्जाम्पल जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। वो शब्द आपको क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में जो आपके ऑप्शंस होते हैं उसमें आपको मिलेंगे देखने को। तो उसी में से, क्योंकि अब हम पूरी ज्ञानात्मक को ना लेके पूरी चीज़ हम अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स पे लेके चल रहे हैं, उसका अफेक्टिव जीवन में उपयोगी कैसे बनाया जाए, NCF आपका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो दूसरा हमारे पास आता है इसमें बोधात्मक पक्ष, यानी कि अंडरस्टैंडिंग डोमेन। अंडरस्टैंडिंग डोमेन में क्या रहेगी हमारे पास, संकल्पना, आपने पढ़ा होगा प्याजे में, संकल्पना बनाना, और संप्रत्यय कॉन्सेप्ट और स्कीमा। इसमें क्या होता है कि जो ज्ञान हमने प्राप्त किया उससे क्या हम संकल्पना बना पा रहे हैं, क्या हम संप्रत्यय बना पा रहे हैं, क्या हम स्कीमा बना पा रहे हैं। यानी कि संकल्पना मतलब कॉन्क्रीट, यानी कि परसेप्शन से क्या होगा, हमारे पास कॉन्सेप्ट निकलेगा, कॉन्सेप्ट बना पा रहा है। कॉन्सेप्ट का मतलब, या इसे ऐसे लिख लीजिए आप, कॉन्क्रीट मतलब मूर्त वस्तु है। मूर्त वस्तु मतलब कंक्रीट, संप्रत्यय कॉन्सेप्ट से क्या होगा, विचार स्तर, यानी कि थॉट लेवल। और ये हमारे पास स्कीमा, यानी कि फंक्शनल, कार्यात्मकता। अब इसको हम कैसे देखेंगे, आपने संप्रत्यय कॉन्सेप्ट की भी बात करी, प्याजे ने बताया अपने संप्रत्यय में कि जो हम सोचते हैं वही हमारी भाषा हो जाती है, विचार, थिंकिंग। तो जैसे संकल्पना बनाते, परसेप्शन मूर्त वस्तु है। मान लीजिए मैंने ये मार्कर लिया, ठीक है, ये मार्कर जब मैंने लिया तो ये मेरे मूर्त वस्तु है, एक मार्कर उठाया मैंने, संकल्पना ज्ञान लिया। अगर अब मैं ऐसे बात करूं, मार्कर नहीं है कि कोई चीज़ मार्कर है तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन जब मेरे सामने आई मैंने देखा, यानी कि हम मूर्त वस्तुओं को ही देखेंगे। किसी वस्तु ने हमें नॉलेज दी है, अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए मेरे सामने आई, मैंने देखा कि मार्कर है तो ये मूर्त वस्तु हो गई, कंक्रीट हो गई। उसके बाद मैंने इस पर संप्रत्यय विचार किया,
कि इसका क्या यूज है, तो मैंने देखा कि इसका यूज होता है लिखने में, और मैं यहाँ स्कीमा मैंने इससे परसेप्शन बनाया, कॉन्सेप्ट बनाया कि मार्कर क्या होता है, और स्कीमा यानी कि कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल यानी कि मैंने इससे लिखना चालू कर दिया। तो ये हम इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पे संकल्पना बनाना, संप्रत्यय और स्कीमा मतलब उस चीज़ को कार्यात्मकता के रूप में ले आना, उसका यूज़ कर लेना ही हमारे पास अंडरस्टैंडिंग और ज्ञान। जो ज्ञान से चीज़ें सीखी वे बोधात्मक सीखा, बोधात्मक में 3 चीज़ें आई। अब हम देखेंगे स्किल्स डेवलपमेंट नेक्स्ट। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं स्किल्स यानी कि कौशलात्मक पक्ष, स्किल्स डोमेन। स्किल डोमेन्स में क्या देखेंगे हम, कार्य संपादन, समस्या समाधान, कार्य संपादन और परिस्थिति में समायोजन। परिस्थिति में समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और कार्य संपादन हमारे पास रहेगा वर्क कंप्लीटिशन। इसको हम मेथडोलॉजी और टेक्निक्स यानी कि तकनीक, मेथडोलॉजी प्रविधि, और मेथड हमारे पास विधि। इससे क्या होगा, मेथड से हमारे पास निकल के आएगा मोटर स्किल्स मतलब गामकता। स्किल्स का देखिए क्या है, कार्य संपादन यानी कि वर्क कंप्लीट वाला, समस्या समाधान, प्रॉब्लम और परिस्थिति में एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे। एक स्किल्स को, जैसे बच्चे को हमने कोई कार्य दिया, प्रॉब्लम क्रिएट करी है, मैं पहले से बता रहा हूँ कि समस्या समाधान में, कौशलात्मक में हमने उसका बोध विकसित ही नहीं होने दिया। हम क्या करते हैं कि जो उसकी बोध करने की चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग भी, वो हम उसे हटा देते हैं कि जो टीचर ने बता दिया वही डेफिनेशन आप लिख के आइए। एक तरफ क्या करा हमने, सजीव वस्तु है, एक तरफ निर्जीव वस्तु है। अब उसके हमने दोनों के अपने अपने टेक्निक्स बता दी कि निर्जीव वस्तुओं के ये लक्षण है और सजीव वस्तुओं के ये लक्षण है। तो बच्चे ने क्या काम करा कि उसका जो बोधात्मक है, जो अपने आप उसे सीखने की क्षमता है कि कौन निर्जीव है कौन सजीव है, वो तो हमने ख़त्म कर दिया। यानी कि जो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल था, बोधात्मक था, वो हमने ख़त्म कर दिया। हमने पहले से बता दिया कि जो हमने बता दिया वो सही है, और बच्चे ने मान लिया और हट के वही चीज़ लिख के आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे उसके जो कौशल है वो विकसित नहीं होने दे रहे उसमें। इसकी तो हम उसे कोई कार्य दें, उसे प्रॉब्लम आएगी उसे करने में, फिर वो उस परिस्थिति में एडजस्टमेंट करेगा। एडजस्टमेंट का मतलब है कि उसको अगर कार्य को, समस्या समाधान को सॉल्व कर देता है तो वो उस परिस्थिति में एडजस्ट कर लेता है। तो यानी कि यहाँ पे उसको क्या है, वो उसको विधि का भी यूज करेगा उस समस्या समाधान को करने में, उसको प्रविधि भी लगाएगा और कोई टेक्निक्स भी लगाएगा। तो उसके लिए मोटर स्किल्स, कामकता भी आएगी उसमें, यानी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन भी आएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण, आपने जब सीटीएट के पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें आपने देखा भी होगा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी आता है, गामकता आता है, नियंत्रण और समाधान भी आता है। तो इसका क्या होगा कि हमारे पास विधि, अब कुछ पूछेंगे कि विधि क्या होती है, प्रविधि क्या होती है। तो विधि की अगर हम बात करें तो विधि मेथड
टाइप ऑफ फंक्शनिंग यानी कि कार्यात्मकता प्रकार। प्रविधि मतलब मेथडोलॉजी, प्रोसेस ऑफ मेथड, यानी कि विधि की प्रक्रिया। समझ में आ गया विधि और प्रविधि में अंतर? विधि हो गई कि हम किस तरीके से किसी काम को कैसे समस्या समाधान को करते हैं, यानी कि उसका कार्यात्मकता का प्रकार, और प्रविधि उस प्रकार को करने में जो प्रक्रिया यूज हुई, जो टेक्निक, जितने चरण स्टेप्स से हम गए निकल के, तो यानी कि जो विधि की प्रक्रिया है वो प्रविधि। उस विधि को, उस फंक्शंस को हमने किस प्रकार से करा, वो हमारे पास प्रविधि। ठीक है, इसे भी देख लीजिए। हम नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ आएगा हमारे पास अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन मतलब भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष में क्या आएगा? नंबर 1 सोशियो कल्चरल वैल्यू। सोशियो कल्चरल वैल्यू सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य। दूसरा हमारे पास आएगा इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब संवेगात्मक बुद्धि। थर्ड हमारे पास आएगा इसमें मोरालिटी, यानी कि नैतिकता। अब अफेक्टिव डोमेन में हम बात करें सोशियो कल्चरल की, कि सामाजिक संस्कृति की मूल्य की कैसे हम एक बच्चे में पहचान करेंगे, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कोई एक बच्चा है और वो आता है, क्लास में आता है और शिक्षक के पैर छूता है अंदर से, चाहे वो भले उसे कितना भी गाली दे रहा है, लेकिन हमारे पैर अगर छूता है वो आके, या घर में परिवार में बड़ों को आदर करता है, सम्मान करता है, तो यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य हम उसमें कह सकते हैं कि उसमें वैल्यूज़ हैं। हमारी जो शिक्षा है वो वैल्यूबल उसे दे रही है, क्योंकि हमारे जो अफेक्टिव डोमेन है भावात्मक है, उसके हमने कुछ मूल्य निर्धारित कर रखे हमारे समाज ने, तो उसको हम अगर ऐसे करता है जो हमारे पास देता है तो हम उसे सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य में लेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब संवेगात्मक बुद्धि, उसी को लेके कि वो बच्चा कितनी तरीके से उस चीज़ को, इंटेलिजेंस को अपनी एक्टिव रख सकता है। और मोरालिटी मतलब नैतिकता, इसी को लेके नैतिकता। और एक शब्द का यूज होता है इसमें, आपने CTET में देखा होगा, डेक्स्टारिटी, DEXTERITY। डेक्स्टेरिटी को हम तकनीक के रूप में लेते हैं, बहुत शब्द आता है। और NCF का जो मूल उद्देश्य में ये 4 बताए हैं, हमेशा CTET में इससे 2 क्वेश्चन आते हैं आपके पास। तो तकनीक यानी कि वह अपनी इच्छा से लिखना या काम कर पाए तो मोटर डेक्स्टारिटी या गामकता। पिछले में रह गया था, डेक्स्टारिटी को तकनीक के रूप में लेते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से लिखना या कोई भी काम कर पाए तो मोटर
टेक्स्टारिटी या गामकता। इसको क्या होता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे CTET में मैं अभी बताऊंगा, तो इसको हम जो डोमेन्स हैं वो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में देखेंगे। अभी हम जब ब्लूम की टैक्सोनॉमी में देखेंगे तो वो पलट के क्वेश्चन करता है उसमें कि हमें इनके एग्जाम्पल देगा और हमें ये पहचानना होगा कि ये ज्ञानात्मक पक्ष में है कि बोधात्मक पक्ष में है कि भावात्मक पक्ष में है कि कौशलात्मक पक्ष में है। चारों के एग्जाम्पल दे के, अभी तो आपने चारों को देखा, लेकिन CTET में पूछेगा कैसे? CTET में पूछेगा आपको एग्जाम्पल रख के और पक्ष पूछेगा, तो वो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में है। तो अब हम इसके चलते हैं CCE पाठ्यक्रम, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब NCF 2005 में CCE पाठ्यक्रम कॉन्टिन्यूस कम्प्रिहेंसिव एंड इवेल्यूशन, NCF 2005 में CCE पाठ्यक्रम के संदर्भ में हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी, हम देखेंगे कि सबसे पहले इसमें क्या है, कॉग्निटिव डोमेन COG, कॉग्निटिव डोमेन यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष में नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान प्लस बोध। आया देखो समझ में यहाँ से? अभी हम बात कर रहे थे कि हम पीछे देख के आए कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग यानी कि ज्ञान और बोध जो NCF के डोमेन्स थे, अभिक्षेत्र थे, पक्ष थे, हमारे पास 4 थे। तो पहला कौन सा था? ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा बोधात्मक पक्ष। अब दोनों आ गए। अगर हम यहाँ पे बच्चे की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बोधात्मक अगर चेक कर रहे हैं तो वो किस डोमेन्स के अंतर्गत आई? ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत। यानी कि हम अब बच्चे का अगर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं उसकी, तो वो संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आएगी। दूसरा हमारे पास होता है कॉग्निटिव डोमेन। इसमें हम क्या चेक करेंगे? अंडरस्टैंडिंग प्लस स्किल्स, बोधात्मक प्लस कौशलात्मक। अब देखो एक जो जुड़ गया उसमें। थर्ड हमारे पास आएगा अफेक्टिव, अफेक्टिव डोमेन में जब हम लेंगे तो पर्सनालिटी, इंडिकेटर, व्यक्तित्व सूचक, व्यक्तित्व सूचक, यानी कि ये होता है हमारे पास क्रियात्मक पक्ष और ये हमारे पास होता है भावात्मक पक्ष। अफेक्टिव डोमेन में हम उसकी पर्सनालिटी, इंडिकेटर यानी कि व्यक्तित्व, उसके सूचक लिखेंगे। अब इसी को हम अगर हम मान लीजिए नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं तो ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक पक्ष हो गया और उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल, स्किल्स चेक कर रहे हैं तो हमारे क्रियात्मक पक्ष में आ जाएगा कि स्किल्स, मैंने आपको पहले बताया देखो, क्रिया मतलब करने से, कौशल मतलब स्किल्स। अगर कोई स्किल्स उसकी है, विकसित कर रहा है, अगर हम चेक कर रहे हैं तो यानी कि कार्यात्मक फंक्शनिंग, जो मैंने बताया कि ये मार्कर है, जब तक इससे काम करना ना जाए, सीखना ना जाए तो ये हमारी स्किल्स नहीं हुई। अगर मैं इसे चला पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ इससे, तो ये मेरे अंदर स्किल्स हो गई कि मार्कर चलाने की जो कौशलात्मक है वो स्किल्स है, वो मेरे अंदर डेवलप हो गई यानी कि। तो ये हो गया हमारे पास क्रियात्मक में।
और अफेक्टिव डोमेन उसका व्यक्तित्व जो इंडिकेटर होते हैं, व्यक्तित्व सूचक, वो हमारे भावात्मक पक्ष में आ जाएंगे। अब इसी को हम विद्यालय पाठ्यक्रम में कैसे देखते हैं वो देखते हैं। इसका भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। एनसीएफ की फुल फॉर्म के लिए लग रहा होगा कि मैं बार बार एनसीएफ बोल रहा हूँ, तो क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। ठीक है, अब इसी को हम विद्यालय पाठ्यक्रम में देखेंगे। विद्यालय पाठ्यक्रम में कॉग्निटिव डोमेन फर्स्ट है हमारे पास। कॉग्निटिव डोमेन, इसमें आएगा हमारे पास स्कोलिस्टिक डोमेन। स्कोलिस्टिक डोमेन मतलब शैक्षिक पक्ष। शैक्षिक पक्ष। सेकंड है हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन, इसमें हमारे पास आएगा को स्कोलिस्टिक डोमेन, यानी कि सहशैक्षिक पक्ष। थर्ड हमारे पास आएगा अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में हमारे पास आएगा को करिकुलर डोमेन, यानी कि सह पाठ्यगामी पक्ष। अब आपने देखा कि विद्यालय पाठ्यक्रम में स्कोलिस्टिक में आपको रियल लाइफ में ये कैसे जो क्वेश्चन बनते हैं, तो कॉग्निटिव डोमेन में जो हमारे शैक्षिक पक्ष हैं, जो पहले इसी पे महत्ता दी जाती थी। पहले क्या, आज भी पहले इसी को महत्व देते थे कि हम उसका नॉलेज, शैक्षिक पक्ष, यानी कि उसकी हम मार्क्स से अंदाज़ा लगाते थे कि पढ़ने में जो जितना तेज़ या जितना ठीक, उसी के अनुसार हम उसका निर्धारण करते थे बच्चे का, कि उसके शैक्षिक पक्ष से लगाते थे। आप सीधा सा एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं। तो अब ऐसा मना किया गया है, एनसीएफ के पाठ्यक्रम में ऐसा मना किया गया है। उसमें कहा गया है कि आप उसके कॉग्निटिव पक्ष यानी कि को स्कोलिस्टिक डोमेन को भी देखिए, शैक्षिक पक्ष भी देखिए उसके ओवरऑल। इसमें हम अगर बात करें तो ग्रेड फर्स्ट दी, पहली ग्रेड, फिर इसी को हम ग्रेड 2 के नाम से, फिर इसी को हम ग्रेड 3 के नाम से, तो तीनों को मिला के ओवरऑल ग्रेड इसी से दी जाती है, इन तीनों पक्ष से। तो उसमें क्या होता है कि पहले में हम इसी में देखते थे उसके शैक्षिक पक्ष। दूसरे में हमारा अगर बात करेंगे सह शैक्षिक में, तो हमारे पास आएगा समाज एंड उत्पादकता। सह शैक्षिक जो पक्ष है इसके, वो हमारे पास जो हम सबसे शुरू में बात करके आ रहे हैं कि बच्चे को बालक जैविक, समाज उपयोगी, आदर्श और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। तो हमारे इससे को स्कोलिस्टिक जो शैक्षिक पक्ष है, इससे हमारी समाज उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा और पाठ्य से सहगामी से हमारे आदर्श यानी कि आइडियल, इसको हमारे पास बढ़ावा मिलता है। ग्रेड की बात करें तो हमारे भारत सरकार ने यूएनडीपी में, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी में भारत सरकार ने 2022 तक
2022 तक अंक देने की प्रणाली यानी कि अंक देने की प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया है। ख़त्म करने का मतलब पक्ष रखा है कि हम 2022 तक सब जगह से, सभी शैक्षिक संस्थानों से हम इसको जो है ख़त्म कर देंगे। और अगर एक बात करी जाए आपको तो CBCS यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम 2017 से कॉलेज स्तर पर लागू कर दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो चॉइस CBCS 2017 से कॉलेज स्तर पर लागू कर दिया गया है और भारत सरकार ने UNDP में 2022 तक अपना पक्ष रखा है कि हम जो है अंकन प्रणाली को 2022 तक सबसे समाप्त कर देंगे, फिर हमारे यहाँ ग्रेड प्रणाली का संचार होगा। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का क्या है कि आप अपने अनुसार, जैसे इग्नू में आपने देखा होगा, राशि टंडन में देखा होगा, जो डिस्टेंस एजुकेशन में कोर्स चलाती है, वहाँ पे आपको छूट होती है कि आप किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है वो आप अपने पार्टिकुलर ले सकते हैं। वहाँ कोई कंपलसरी वाली बाध्यता नहीं होती। इसी को हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कहते हैं, जिससे कि बच्चा अपने स्किल्स की, जो उसके अंदर स्किल्स है, जो वो करना चाहता, जो कार्यात्मकता लाना चाहता अपने अंदर, बोध और मतलब ज्ञानात्मक से नीचे की जो बात है, जो बोधात्मक लेवल है और उसका जो भावात्मक पक्ष है, उसको अगर कौशलात्मक पक्ष को अगर वो अपने डेवलप करना चाहता है, स्किल्स को डेवलप करना चाहता है, तो वो अपने चॉइस के क्रेडिट ले सकता है और उसी के अनुसार उसमें परीक्षा देके अपने कोई डिग्री हासिल कर सकता है। इसी को हम CBCS कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं जो पाठ्यक्रम है CCE हमारा। अब हम इसका देखते हैं कि अप्रोचेस, उपागम। यानी कि इसके उपागम क्या है हमारे पास। सबसे पहला है हमारे पास परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल, दूसरा हमारे पास है हार्डवेयर उपागम, हार्डवेयर अप्रोचेस, तीसरा है हमारे पास सॉफ्टवेयर उपागम। स्किनर ने इसी को ET1 कहा और इसको ET2 कहा, और एक हमारे पास होती है ET3 जिसे हम कहते हैं प्रणाली उपागम। अब इसको तीनों को देखेंगे कि जो हमारे पास परंपरागत है, ट्रेडिशनल है, वो क्या है, वो हमारे पास है लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान की मतलब टीचर क्लास में आया, बच्चे इतने एक्टिव नहीं, इसमें केवल टीचर एक्टिव रहता है। तो ट्रेडिशनल जो परंपरागत है, व्याख्यान टीचर आया और बकबक करके चला गया, जैसे अभी आपके सामने मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास ट्रेडिशनल। उसके बाद हमारे पास आता है हार्डवेयर, यानी कि इसमें क्या होगा, हार्डवेयर अप्रोचेस में लेक्चर तो होगा प्लस उसमें टीचिंग एड्स समझ रहे हैं, व्याख्यान प्लस सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री, व्याख्यान होगा और शिक्षण सहायक सामग्री होगी। जैसे हमारे पास चार्ट हो जाता है, मैप हो जाता है ना, बुलेटिन कार्ड हो जाता है, फ्लैक्स हो जाते हैं ना, तो ये हो जाता है। थर्ड हमारे पास हो जाता है सॉफ्टवेयर उपागम में क्या होगा हमारे पास,
एल्गोरिदम को कहते हैं हम हमारे पास प्लस एल्गोरिदम टू रन हार्डवेयर, यानी कि आपने कंप्यूटर्स में भी देखा होगा कि सॉफ्टवेयर क्या है हमारे पास, विच कैन बी प्रोवाइड हार्डवेयर, मतलब जो हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में जो काम करता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है कि हार्डवेयर पर रन करने के लिए। तो एल्गोरिदम टू रन हार्डवेयर, इसमें क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें प्लानिंग, यानी कि नियोजन, किसी चीज़ को करने के लिए हम क्लास में लेक्चर देने के लिए एक पहले प्लानिंग पूरी तरीके से। सेकंड हमारे पास करिकुलम, पाठ्यक्रम, करिकुलम पाठ्यक्रम। थर्ड हमारे पास आएगा यूनिट प्लान, इकाई योजना, यूनिट प्लान इकाई योजना। फोर्थ हमारे पास रहेगा ईयर प्लान, वार्षिक प्लान। अब जिसका सेमेस्टर वाइज होता है तो उसमें हम सेमेस्टर प्लान कर लेते हैं। फिर हमारे पास रहता है लेसन प्लान, फिर हमारे पास लेसन प्लान। लेसन प्लान को हम 3 प्रकार से देखेंगे, हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली, जब हम अधिगम पढ़ेंगे तो उसमें शिक्षण के स्तर पढ़ेंगे, लेवल ऑफ टीचिंग, तो उसमें हम हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली देखते हैं, मॉरिसन की पंचपदीय प्रणाली देखते हैं और हंट की पंचपदीय प्रणाली देखते हैं। तो लेसन प्लान में सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे प्रस्तावना, बच्चे का पूर्व ज्ञान है ना, उसको बोधात्मक प्रश्न, फिर उसके बाद होमवर्क, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें प्रस्तावना से लेके तो हम हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली इसमें देखते हैं। तो ये क्या होता है कि जो हमारे पास शिक्षण सहायक सामग्री है, अभी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, तो ये हमारा कब से लागू हुआ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के टाइम से हमारे पास शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया और इसे बाद में राष्ट्रीय शिक्षा, मतलब किसकी सिफारिश थी, एनपीई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश थी। अब हम बात करेंगे ईटी प्रणाली, मतलब ET3 प्रणाली उपागम की। इस पे हम सिस्टम अप्रोच, यानी कि इसे हम कहेंगे सिस्टम अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, इस पे हमें काम करना है। ये हमारे पास NCF प्रणाली उपागम, सिस्टम अप्रोच, सिस्टम अप्रोच 2005 से लागू, यानी कि CCE पाठ्यक्रम भी लागू किया गया। CCE पाठ्यक्रम, इसी के अनुसार हमारे पास CCE समझ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसमें हमारी सिफारिश करी गई यूडाइस, यूडाइस मतलब डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। यू का मतलब यहाँ पे हो जाएगा यूनिवर्सल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यूडाइस की बात करी गई। सिस्टम अप्रोच प्रणाली उपागम में 2005 से लागू CCE पाठ्यक्रम की एक सिफारिश थी, जिसमें हमें ये देखना था कि कैसे हम प्रणाली उपागम को इसमें हम बात कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास आता है, इसमें सिस्टम अप्रोच भी हमारे पास आता है इंक्लूसिवनेस, समावेशन से तात्पर्य है। समावेशन से क्या तात्पर्य है? इंक्लूसिवनेस का मतलब है सभी प्रकार के
सभी प्रकार के बालक एक कक्षा में साथ पढ़ेंगे। सभी प्रकार के बालक एक कक्षा में साथ पढ़ेंगे। ये हमारे पास हुआ PWD एक्ट, फिजिकल हैंडीकैप्ड एक्ट 2016, जिसमें 21 प्रकार की बालक, जिसमें 21 प्रकार के विशिष्ट बालकों को बताया गया, या 21 प्रकार की श्रेणी बताई गई है इसमें PWD एक्ट में। विशिष्ट बालक, इसे हम कहते हैं एज होमोजीनियस क्लास, यानी कि उम्र एक समान कक्षा। फिर दूसरा हमारे पास आएगा इसमें इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण, यानी कि फ्रेम इंटीग्रेशन फ्रेम एकीकरण क्या देगा हमें यहाँ पे ये घटना देगा, किसी चीज़ का घटना से हमारे पास विषय निकलेंगे, कोई घटना घटेगी यानी कि इवेंट, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट, जैसे बूझो और पहेली। आपने एक फ्रेम, जो छोटे बच्चों की किताबें देखी होंगी NCERT की या CBSE की, तो उसमें क्या होता है कि मैथ को बूझो और पहेली दो कैरेक्टर में ढाल रखा है। मैथ की किताब में जब आप देखेंगे तो उसमें बूझो और पहेली दे रखी है। बूझो और पहेली मैथ के रूप में, बूझो कहती है पहेली से कि आप ऐसा करो, उसे 100 रुपये दे देती है और कहती है कि दुकान से ये सामान ले आओ। फिर बाद में जब वो लेके आती है तो उसे बताते हैं कहानी के रूप में कि ये सामान तुम वापस कराओ। तब वो जाती है तो दुकानदार उससे कहता है कि आप हमें 5 रुपये और दीजिए। वो आके बताती है कि पहेली को कि अब वो दुकानदार तो वापस करने के 5 रुपये और मांग रहा है हमसे। तो ऐसे ही फिर वो हिसाब लगाते, तो यहाँ से क्या होता है कि उसे हम घटना इवेंट मिल रहा है बच्चे को, तो यहाँ से वो सीख रहा है, अपना जो बोधात्मक ज्ञान है उसका, वो वहाँ से उस चीज़ को क्रिएट कर रहा है, इवेंट बना रहा है। तो हम पहेली के रूप में देते हैं। तो इससे हमारे पास क्या निकल के आता है, इससे हमारे पास निकल के आता है सोशियो कल्चरल सिटिंग हमारे पास सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियां, कार्टून नेटवर्क आदि। तो हमारे पास क्या होगा, इवेंट घटना मिलेंगे, बूझो और पहेली से एक फ्रेम मिलेगा। तो सोशियो कल्चरल सिटिंग यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक अब स्थितियाँ, एक स्थितियाँ वहाँ से क्रिएट होंगी और उसे लर्निंग के टाइप्स, अधिगम के प्रकारों का एकीकरण भी सीखने को वहाँ से मिलेगा। तो अभी हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको लेकर चलेंगे इसके आगे की रूपरेखा में कि हम इसे कैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में हम CTET के जो पेडागोजी है उसको हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहीं अगर आपका डाउट है, कहीं पे समझ नहीं आया, तब भी आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसका पूरा सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।